नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी एडवांस रफ्ता रफ्ता पर। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की बुक है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट यानी भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत का चैप्टर नंबर 9 है। चैप्टर है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम यानी वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियां। इस चैप्टर का ये वीडियो का पार्ट नंबर है हमारा थर्ड। इससे पहले हम 2 वीडियो को अपलोड कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज उनको देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं उनमें पहला है स्थानीय पवन है, दूसरा है एयर मासेज, तीसरा है वही उष्ण कटिबंधीय उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, वही उष्ण कटिबंधीय चक्रवात यानी एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मौसमी पवनों की। इस वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे मौसमी पवनें। आखिर मौसमी पवनें क्या होती हैं? यहाँ आपको इस डायग्राम में जुलाई और जनवरी में इन वेट्स को दिखाया गया है कि इनका फ्लो किस तरह से रहता है। वनों के प्रभाव के प्रारूप में विभिन्न मौसमों में बदलाव आते हैं जो सामान्य परिसंचरण से भिन्न है, और इसमें कुछ स्थानीय विसंगतियां भी हमें देखने को मिलती हैं। ये बदलाव जो होते हैं ये अत्यधिक तापन के कारण, पवनों के कारण, व वायुदाब की पट्टियों में विस्थापन के, अर्थात वायुदाब की पट्टियां हैं जिनमें विस्थापन होता है, मूवमेंट होता है, उसके कारण इस तरह के बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। बात करते हैं हम स्थानीय पवनों की। भूतल यानी जमीन के गर्म व ठंडा होने से जो भिन्नता आती है तथा जो दैनिक व वार्षिक चक्रों के विकास में बहुत सारी स्थानीय व क्षेत्रीय पवनें प्रवाहित होती हैं। यानी भूतल यानी जमीन की सतह वो गर्म और ठंडी होती है, उससे इसमें भिन्नता उत्पन्न होती है। उस भिन्नता के कारण दैनिक व वार्षिक चक्रों का विकास होता है जिसमें बहुत सारी स्थानीय पवनें हैं वो हमको देखने को मिलती है। देखो यहाँ पर इसको समझने से पहले हम एक चीज समझेंगे। स्थानीय पवनों में वो है हमारी समीर, कौन सी? समुद्री समीर और स्थलीय समीर के बारे में हम बात करेंगे। देखो यहाँ पर ये हमारी सी ब्रीज है। अब सी ब्रीज क्या होती है कि दिन के समय सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह पर आती हैं, पानी पर भी, पानी की सतह है, महासागरों पर भी ये आती हैं। होता क्या है, जैसा कि हमने पढ़ा है कि जो पृथ्वी होती है, हमारी पृथ्वी की सतह होती है, लैंड होती है, वो जल्दी गर्म होती है, पानी है वो धीरे धीरे गर्म होता है। अब दिन के समय पृथ्वी की सतह है, जो पृथ्वी की सतह ये गर्म हो जाती है। अब पृथ्वी की सतह गर्म हो गई है तो यहाँ पर लो प्रेशर बन जाता है। कैसा प्रेशर बन जाता है? लो प्रेशर बन जाता है। अब पानी की सतह है वो धीरे धीरे गर्म होती है जमीन की तुलना में, तो यहाँ पर हाई प्रेशर होता है। यहाँ पर क्या होता है? हाई प्रेशर। अब दिन के समय जो हवाएं हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेंगी। अब हाई प्रेशर है समुद्र की सतह पर, लो प्रेशर है स्थल पर, जमीन की सतह पर, तो हवाएं समुद्र से कहाँ जाती हैं? जमीन की तरफ जाती हैं, जमीन की सतह की तरफ जाती हैं, स्थल की तरफ जाती हैं। इन पवनों को हम समुद्री समीर कहते हैं। इन पवनों को हम क्या कहते हैं? समुद्री समीर कहते हैं। रात के समय ये घटना ठीक उल्टी होती है, अर्थात ये जो हमारा समुद्री सतह है जो धीरे धीरे गर्म होती है तो ये धीरे धीरे ही ठंडी होती है, जबकि हमारी जो जमीनी सतह है, स्थल भाग है, लैंड है, ये धीरे धीरे बड़ी तेजी से गर्म होता है और तेजी से ठंडा होता है। तो रात के समय जो हमारी वार्म लैंड है ये किस में चेंजेस हो जाती है? कोल्ड लैंड में चेंज हो जाती है, और जो कोल्ड वाटर है ये वार्म वाटर में परिवर्तित हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि जमीन की सतह बहुत जल्दी ठंड हो जाती है और पानी की सतह है वो धीरे धीरे ठंडी होती है। अब रात के समय जो लो प्रेशर है वो आ जाता है समुद्री सतह पर, और जो हाई प्रेशर है वो बन जाता है हमारा जमीन की सतह पर, जिससे हवाएं जमीन से कहाँ जाने लगती हैं? समुद्र की तरफ जाने लगती हैं, स्थल से समुद्र की तरफ जाती हैं। इसलिए इनको हम स्थलीय समीर कहते हैं। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं भाई? स्थलीय समीर के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो गर्म हवाएं वो ऊपर उठती हैं, बादल बनाती हैं, बादल बनाती हैं तो यहाँ पर बारिश होती है। अब ये गर्म हवाएं इस पहाड़ के या पर्वत के पैरेलल ऊपर की ओर उठती हैं, और ये यहाँ पर जाकर फिर ये गर्म हवाएं जो ठंडी हो जाती हैं। अब ठंडी होने के बाद ये गर्म हवाएं इन पर्वतों की चोटियों से नीचे की तरफ जाती हैं। जैसे जैसे ये हवाएं नीचे की तरफ जाती हैं वैसे वैसे इनका तापमान है वो बढ़ता चला जाता है, और इस एरिया में बारिश नहीं होती है, और यहाँ पर आकर ये हवाएं वापस गर्म हो जाती हैं, जिसके कारण पर्वत के एक साइड तो बहुत अच्छी बारिश हमें देखने को मिलती है और दूसरी साइड हमें सूखा देखने को मिलता है। इस तरह से जो पर्वतों से जो हवाएं नीचे उतरती हैं इन हवाओं को हम चिनूक कहते हैं। ये ड्राई एयर होती है, यानी ये गर्म हवाएं होती हैं।
विश्व में बहुत सारी ठंडी व गर्म हवाएं देखने को मिलती हैं, जिनके अलग अलग एरिया में अलग अलग नामों से इनको जाना जाता है। बहुत सारी गर्म और ठंडी हवाएं होती हैं। जो ब्लू कलर से हमने लिख रखी हैं ये हैं आपकी ठंडी हवाएं, और जो रेड कलर से लिख रखी हैं ये हैं आपकी गर्म हवाएं। देखो, गर्म हवाओं की हम बात करें तो देखो सांताना जो कि यूएसए में चलती है, चिनूक जो कि यूएसए में चलती है, ब्लैक, रोलर, इसके अलावा जॉन्डर, हरमटन, और यहाँ इंडिया में लू है, ये सिमूम है, ये फोन है, ये काराबुरान है, जापान में यामो है, और न्यूजीलैंड में नॉरवेस्टर है। ठंडी हवाओं की हम बात करें तो यहाँ पर देखो ये पापामाया है, नॉर्दर है, बिलील है, ये फ्राइम्स है, नेबाडोस है, ये पैम्पोरा है जो अर्जेंटीना और ब्राजील के आसपास जो हवा चलती है वो। यहाँ पर हम देखें तो देखो बुरान है रशिया में, ये पूर्गा है, और ऑस्ट्रेलिया में ये बिलीबिलीज है। तो इन हवाओं को, जो स्थानीय हवाएं होती हैं, उनको अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो यहाँ पर विश्व की कुछ गर्म और ठंडी हवाओं के बारे में बात की है, जिनके नाम है हमने यहाँ पर दे रखे हैं। यहाँ पर जो गर्म हवाएं वो रेड कलर से दिखाई हुई हैं, और जो ठंडी हवाएं वो ब्लू कलर से दिखाई गई हैं। ठीक है, अब हम बात करें, वैसे तो इसके बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन बार फिर इसको यार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी। स्थल व समुद्री समीर क्या होती है? देखो, दिन के दौरान जो स्थल का भाग है वो समुद्र की अपेक्षा अधिक गर्म होता है। यानी जो हमारा जमीन का लैंड है ये वाला भाग, ये इस समुद्र वाले भाग की तुलना में ये जो वाला भाग है ये बहुत जल्दी गर्म होता है। ये हीट होता है जल्दी दिन के समय, जब सूर्य की किरणें आती हैं सीधी, तो सूर्य किरणों के कारण जमीन का भाग है वो जल्दी गर्म होता है, और समुद्र का भाग है वो थोड़ा धीरे धीरे गर्म होता है। अब ये ज्यादा गर्म हो जाता है पृथ्वी की सतह, तो यहाँ पर लो प्रेशर बन जाता है, और समुद्र की सतह वो धीरे धीरे ठंडी होती है, तो यहाँ पर हाई प्रेशर बन जाता है। अब हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेंगी, यानी उच्च दाब से निम्न दाब के चलेंगी। तो दिन में हवाएं जो होती हैं वो समुद्र से कहाँ जाती हैं? स्थल की तरफ जाती हैं। हवाएं जो समुद्र से स्थल की तरफ जाती हैं उन हवाओं को हम समुद्री समीर कहते हैं। रात के समय ठीक उल्टा होता है। जैसे हमारी ये लैंड है, ये दिन के समय बहुत जल्दी गर्म हो गई थी, तो ये रात के समय ठंडी भी बहुत जल्दी हो जाती है। जब ये बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है तो यहाँ पर हाई प्रेशर बनता है। अब पानी है जो धीरे धीरे गर्म हुआ था वो धीरे धीरे ठंडा होता है, तो रात के समय यहाँ लो प्रेशर बन जाता है। अब हवाएं स्थल से समुद्र की तरफ चलने लगती हैं, जिनको हम स्थल समीर कहते हैं, जिनको हम स्थल समीर के नाम से जानते हैं। तो ये कह रहा है कि दिन के दौरान स्थल भाग समुद्र की अपेक्षा जल्दी गर्म होते हैं, अतः स्थल पर हवाएं ऊपर की ओर उठ जाती हैं और यहाँ पर निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है, जबकि समुद्र अपेक्षाकृत ठंडे रहते हैं और उन पर उच्च वायु दाब का केंद्र है वो बना रहता है। इससे समुद्र से स्थल की ओर दाब प्रवणता उत्पन्न होती है, और पवनें समुद्र से स्थल की ओर चलने लगती हैं। इनको हम समुद्री समीर के नाम से जानते हैं। रात्रि में इसके बिल्कुल विपरीत प्रक्रिया होती है, अर्थात स्थल समुद्र की अपेक्षा जल्दी ठंडी हो जाते हैं, और दाब प्रवणता स्थल समुद्र की तरफ होने पर ये जो पवनें हैं ये स्थल से समुद्र की तरफ बहने लगती हैं, और इनको हम स्थल समीर के नाम से जानते हैं। ये रात के समय दिखाया गया। रात के समय यहाँ पर ये जो सतह है, समुद्री सतह, ये धीरे धीरे ठंडी होती है, तो यहाँ पर लो प्रेशर रहता है। अब लो प्रेशर रहता है तो यहाँ से हवाएं वो ऊपर की ओर उठती हैं, गर्म हवाएं। इन गर्म हवाओं का स्थान लेने के लिए जो हवाएं वो कहाँ से आती हैं? स्थल से आती हैं। अब यहाँ पर लो प्रेशर है, अब ये जल्दी ठंडी हो जाती है स्थल रात के समय, तो यहाँ पर हाई प्रेशर है। अब यहाँ पर हाई प्रेशर है, यहाँ पर लो प्रेशर है, तो दाब प्रवणता है वो बदल जाती है कि पृथ्वी की सतह पर हाई प्रेशर है और समुद्र में लो प्रेशर है, तो यहाँ दाब प्रवणता बन जाती है। अब इस दाब प्रवणता के कारण हवाएं स्थल से समुद्र की तरफ आती हैं, क्योंकि समुद्र की जो गर्म हवाएं वो ऊपर उठ जाती हैं, और इसको हम कहते हैं स्थल समीर। दिन के दौरान स्थल का जो भाग है समुद्र की अपेक्षा ये गर्म जल्दी हो जाता है, वही बात यहाँ पर समझाई गई है। तो इस तरह से हमने बात की है यहाँ पर सी ब्रिज और लैंड ब्रिज की। एक और दूसरे प्रकार की पवनें होती हैं जिनको हम पर्वत और घाटी पवनों के नाम से जानते हैं। देखो, यहाँ पर हम पहले बात करें कि ये हमारे पहाड़ पहाड़ है, और ये पहाड़ की टॉप है, चोटी है। यहाँ पर गर्म हवाएं ऊपर जा रही हैं, ये गर्म हवाएं ऊपर जाकर बादल बनाती हैं, और बादल बनाने के बाद फिर बारिश हो जाती है। गर्म हवाओं का तो काम ही होता है बादल बनाना और बादल बनाकर बारिश करना। यहाँ पर दिन के समय क्या होता है कि जो समुद्र की जो चोटी होती है इस पर सनरेज जो आती हैं, इन सनरेज के कारण जो समुद्र की सॉरी जो पहाड़ों की चोटियां होती हैं वो जल्दी गर्म हो जाती हैं।
जब ये पहाड़ों की चोटियां जल्दी गर्म हो जाती हैं तो यहाँ पर लो प्रेशर बनता है। यहाँ पर क्या बन जाता है? लो प्रेशर बन जाता है। लो प्रेशर बन गया सम पहाड़ों की चोटियों पर लो प्रेशर बन गया, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी आई, तापमान बढ़ा और यहाँ लो प्रेशर बन गया। अब जो इसकी जो वैलीज हैं, जो घाटियां हैं, यहाँ पर इस चोटी की तुलना में तापमान है वो कम है, तो यहाँ पर तापमान कम है तो इसके कारण यहाँ हाई प्रेशर बनता है। वैली में क्या बनता है? घाटियों में हाई प्रेशर बन गया दिन के समय, चोटी पर लो प्रेशर बन गया। अब हवाएं इन घाटियों से इस चोटी की तरफ जाने लगती हैं। ये गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं और ऊपर जाकर ये बादल का फॉर्मेशन करती हैं। इन हवाओं को हम घाटी पवनों के नाम से जानते हैं। रात के समय इसका ठीक उल्टा हो जाता है। रात के समय जो समुद्र का जो पहाड़ों का टिप होता है, पर्वतों का जो चोटी होती है, वो जल्दी ठंडी हो जाती है। अब ये जब जल्दी ठंडी हो जाती है तो यहाँ पर हाई प्रेशर बन गया। अब जो हमारी वैलीज हैं, जो घाटियां हैं, वो धीरे धीरे ठंडी होती हैं, तो यहाँ पर लो प्रेशर बन जाता है। तो यहाँ पर क्या बन जाता है? लो प्रेशर बन जाता है। अब हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आती हैं दाब प्रवणता के कारण, और जो हवाएं चोटी से इन घाटियों में आती हैं, पहाड़ों की चोटी से, पर्वतों की चोटी से इन घाटियों में आती हैं, उनको पर्वत पवने का नाम से जाना जाता है। ये माउंटेन ब्रिज है और ये वैली ब्रिज है। माउंटेन ब्रिज जो चलती हैं वो दिन के समय चलती हैं, और सॉरी वैली ब्रिज हैं वो दिन के समय चलती हैं, और माउंटेन ब्रिज हैं वो नाइट के समय चलती हैं, रात को चलती हैं। तो दिन के दौरान पर्वतीय प्रदेशों में जो ढाल है वो गर्म हो जाते हैं और वायु ढाल के साथ साथ ऊपर उठती है, और इस स्थान को भरने के लिए जो वायु है वो घाटी से बहती है। इन पवनों को हम घाटी समीर कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिखाया है कि यहाँ पर घाटी समीर को एक बार देख लें। और क्या हुआ है यहाँ पर कि ये जो पहाड़ों की चोटियां हैं, ये दिन के समय जल्दी गर्म हो जाती हैं। जल्दी गर्म हो जाती हैं तो यहाँ लो प्रेशर जनरेट होता है। घाटियां होती हैं वो धीरे धीरे गर्म होती हैं तो यहाँ हाई प्रेशर जनरेट होता है। अब यहाँ पर जो दाब प्रवणता उत्पन्न हो जाती है उसके कारण ये पवनें हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं, अर्थात घाटियां उससे कहाँ जा रही हैं? पहाड़ों की चोटियों की तरफ जाती हैं। रात्रि के समय पर्वतीय ढाल ठंडे हो जाते हैं और सघन वायु घाटी में नीचे उतरती है, जिसे हम पर्वतीय पवन कहते हैं। उच्च पठारों व हिम क्षेत्रों में घाटी में बहने वाली ठंडी वायु को अवरोही या कैटाबिटिक पवने भी कहा जाता है। अर्थात उच्च पठारों या हिम क्षेत्रों में जो घाटी में बहने वाली पवने हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? अवरोही पवनों के नाम से, जिसको कैटाबिटिक कहते हैं। पर्वतीय श्रेणियों में पवन विमुख ढालों पर एक अन्य प्रकार की उष्ण पवनें प्रवाहित होती है, जिनको पर्वत श्रेणियों को पार करते हुए आर्द्र पवनें संघनित हो जाती हैं और वर्षण करती हैं। जब ये पवनें पवन विमुखी हो जाती हैं, पवन विमुखी ढालों पर नीचे उतरती हैं, तब ये शुष्क प्रदेशों में एडिवाई एडियाबैटिक यानी कि रुदूषण प्रक्रिया से गर्म हो जाती हैं और ये शुष्क हवाएं बर्फ को पिघला सकती हैं। ये क्या कहना चाह रहा है उसको समझें हम यहाँ पर, कि क्या हमारा कैटाबिटिक होता है और क्या एडियाबैटिक होता है। इसको यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। होता क्या है कि सब कुछ करो, यहाँ पर जो गर्म हवाएं हैं वो धीरे धीरे ऊपर की ओर उठ रही हैं। गर्म हवाएं वो धीरे धीरे, चलो दूसरे डायग्राम पर समझ लेते हैं इसको। गर्म हवाएं वो धीरे धीरे ऊपर उठ रही हैं। अब ये गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं, तो ये गर्म हवाएं जब ऊपर उठती हैं तो जैसे जैसे ये ऊंचाई पर जाती हैं तापमान कम होता जाता है। अब तापमान जब कम होता है तो ये गर्म हवाएं फिर यहाँ पर बारिश के रूप में यहाँ पर बहुत अच्छी खासी बारिश करवाती हैं। एक तरफ पहाड़ के एक तरफ ये बहुत सारी बारिश करवाती हैं, जिनको हम कैटाबिटिक पवन कहते हैं या अवरोही पवनें कहते हैं। तो इस ओर बहुत ज्यादा बारिश देखने को मिलती है, पहाड़ के इस तरफ बहुत ज्यादा बारिश होकर जाती है। अब ये पवनें जब ऊपर उठ जाती हैं और बिल्कुल टॉप पर पहुंच जाती है पहाड़ों के ऊपर, तो ये पवनें फिर वापस नीचे की तरफ बैठती है। क्यों बैठती है नीचे की तरफ? क्योंकि यहाँ पर पहुंचने के बाद ये पवनें जो हल्की थी, ये हवाएं जो हल्की थी, गर्म थी, ये ठंडी हो जाती हैं और ठंडी हवाएं भारी हो जाती हैं। अब ये ठंडी हवाएं भारी होने के बाद ये नीचे की तरफ बैठती हैं। लिफ्ट अपवर्ड नहीं हो रही हैं, अभी क्या हो रही हैं? डाउनवर्ड जा रही हैं। डाउनवर्ड होती हैं। जब डाउनवर्ड ये होती हैं तो इधर की साइड जो जैसे जैसे ये नीचे आएंगी तापमान बढ़ जाएगा। तापमान बढ़ेगा तो इस और बारिश है वो बहुत कम होती है या ना के बराबर होती है। अब ये रुद्धोष्म प्रक्रम के द्वारा ये हवाएं गर्म हो जाती हैं, तो इस इधर वाला जो एरिया है ये कैसा रह जाता है? पवन के विपरीत साइड है, जिसको पवन विमुखी ढाल कहते हैं। तो पवन विमुखी ढाल पर जो बारिश है वो बहुत कम देखने को मिलती है और ये हवाएं बर्फों को पिघलाती हैं। देखो यहाँ पर सुबह के टाइम ये जो हमारी चोटियां हैं पहाड़ों की, ये चोटियां हो जाती हैं गर्म। सूर्य की रेज आती हैं, सूर्य की रेजों के कारण ये चोटियां हो जाती हैं गर्म। और जो ये चोटियां गर्म हो जाती हैं तो यहाँ पर बन जाता है भाई लो प्रेशर। यहाँ पर क्या बन जाता है? लो प्रेशर।
अब वैलीज हैं, वैलीज में यहाँ आप चोटियों की तुलना में जो प्रेशर होता है या तापमान जो आता है वो कम है, तो यहाँ पर बन जाता है हाई प्रेशर। अब वैलीज में बन गया हाई प्रेशर और टॉप पे यानी चोटियों पर बन गया लो प्रेशर, तो हवाएं इन वैलीज से इन चोटियों की तरफ प्रवाहित होती हैं। हवाएं इन चोटियों की तरफ प्रवाहित होती हैं, जिनको हम वैली ब्रीज या घाटी पवनों के नाम से जानते हैं। क्लियर भाई? अब जब सनसेट हो जाता है, सनसेट के टाइम यानी सूर्य छुप गया, रात हो गई, तो रात के समय ये जो चोटियां हैं पहाड़ों की, ये ठंडी हो जाती हैं। जब ये चोटियां, पहाड़ों की चोटियां हैं, जब ये ठंडी हो जाती हैं, तो यहाँ पर हाई प्रेशर जनरेट होता है, यहाँ पर उच्च वायुदाब का केंद्र बन जाता है। और जो वैलीज हैं इनमें अब तुलनात्मक टेम्परेचर ज्यादा है, तो यहाँ पर लो प्रेशर बन जाता है। तो अब रात के समय ये हवाएं डाउनवर्ड आती हैं, डाउनवर्ड विंड्स आती हैं, और ये हवाएं अब इन चोटियों से वैली की तरफ जाती हैं, जिनको हम पर्वतीय पवने कहते हैं, जिनको या माउंटेन ब्रिज के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं वायु राशियां। वायु राशियां क्या होती हैं? जब किसी समांगी क्षेत्र पर पर्याप्त लंबे समय तक जब हवा रहती है, तो वो उस क्षेत्र के गुण धर्मों को धारण कर लेती है। ये समांगी क्षेत्र विस्तृत महासागर या सतह हो सकती है, या विस्तृत मैदान हो सकते हैं। तापमान तथा आर्द्रता संबंधी विशिष्ट गुणों वाली यह वायु ही वायु राशि कहलाती है। या इसे हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि वायु का वह बृहत भाग जिसमें तापमान व आर्द्रता संबंधी क्षैतिज भिन्नताएं बहुत कम देखने को मिलती हैं, वो समांगी धरातल जिन पर वायु राशियां बनती हैं, उन्हें वायु राशियों का उद्गम क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहना चाह रहा है? मान लो कोई एक हवा का बहुत बड़ा एरिया है, किलोमीटर 2 किलोमीटर नहीं, बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट या पूरा का पूरा स्टेट या पूरा का पूरा देश आ जाता है। तो जैसा वो क्षेत्र है नीचे, उसकी जैसी वहां की जलवायु है, ये वायु राशियां उस जलवायु के गुणों को धारण कर लेती हैं। मान लो किसी जगह पर जलवायु उष्ण है, तो उष्ण जलवायु है, तो ये वायु राशियां कैसी हो जाएंगी? उष्ण वायु राशियां हो जाएंगी, क्योंकि इन्होंने उसके गुणधर्म को धारण कर लिया है। कहीं पर जलवायु है शीतोष्ण है, तो ये शीतोष्ण हो जाएंगी। कहीं पर वायु कोष्ण है, तो ये वायु है, ये कोष्ण वायु हो जाएगी। अर्थात जैसा इसका तल है, चाहे वो समुद्री सतह है, चाहे वो जमीनी सतह है। अगर जमीनी सतह वो गर्म है, तो ये वायु राशियां गर्म हो जाएंगी। अगर ये सतह ठंडी है, तो वायु राशियां ठंडी हो जाती हैं। तो यही कहना चाह रहा है कि जब किसी समान क्षेत्र पर पर्याप्त लंबे समय तक हवा रहती है, तो वो उस क्षेत्र के गुणधर्मों को धारण कर लेती है। अब वो सतह चाहे महासागरीय सतह हो सकती है या मैदानी भाग हो सकते हैं। अब वहां पर तापमान तथा आर्द्रता में जो गुणों के संबंधी जो गुण देखने को मिलते हैं, इनमें विशिष्ट गुण देखने मिलते हैं, उन्हीं को वायु राशि कहते हैं। अर्थात वो क्षेत्र जो उस जलवायु के ऊपर जो हवा पाई जाती है, वो उनके गुणधर्मों को धारण कर लेती है, और उसी को हम वायु राशि कहते हैं, एयर मासेज के नाम से जाना जाता है। और जहां पर ये वायु राशियां बनती हैं, जिस पर यानी समुद्र की सतह पर बन रही हैं, चाहे ये जमीनी सतह पर बन रही हैं, चाहे ये उष्ण क्षेत्र में बन रही हैं, चाहे ये शीतोष्ण क्षेत्र में बन रही हैं, उन क्षेत्रों को इन वायु राशियों के उद्गम केंद्र के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर उद्गम के आधार पर हमने वायु राशियों का वर्गीकरण किया है। वायु राशियों को उनके उद्गम के आधार पर मुख्य रूप से 5 भागों में बांटे। अर्थात कहीं पर उष्ण है, तो कहीं पर उपोष्ण कटिबंधीय महासागरीय जलवायु देखने को मिलती है, कहीं पर उपोष्ण कटिबंधीय उष्ण मरुस्तरीय जलवायु देखने को मिलती है, कहीं उच्च अक्षांशीय अपेक्षाकृत ठंडे महासागरों के ऊपर जलवायु है वो अलग होगी, उच्च अक्षांशीय अति शीत बर्फ आच्छादित जो महाद्वीपीय क्षेत्र है वहां की जलवायु अलग होगी, स्थायी रूप से बर्फ से आच्छादित क्षेत्र जैसे अंटार्कटिका और आर्कटिक वहां की जलवायु अलग होगी। जैसे इसी आधार पर इन जलवायु का हमने 5 भागों में, उद्गम के आधार पर 5 भागों में इसको डिवाइड किया है। जैसे कि यहाँ की जलवायु है वो अलग होगी, यहाँ की जलवायु है वो अलग होगी, यहाँ की जलवायु है वो अलग होगी। अर्थात जैसा इनकी सतह है, ये सतह का जिस तरह का इनका क्षेत्र पाया जाता है, सतही क्षेत्र, चाहे वो महासागर का हो या मैदानों का, जैसा उनका क्षेत्र है वैसी ही वायु उन गुणधर्मों को धारण कर लेती है, और उन्हीं को हम वायु राशियां कहते हैं। और वायु राशियां जहां पर बनती हैं, उनको उनका उद्गम क्षेत्र कहा जाता है। और उद्गम क्षेत्र के आधार पर हमने वायु को 5 भागों में बांटा है। इसी आधार पर निम्न प्रकार की वायु राशियां भी पाई जाती हैं। अब हमने वायु राशियों का वर्गीकरण किया कि वायु राशियां भी पाई जाती हैं। पहली जो वायु राशि है वो है उष्ण कटिबंधीय महासागरीय वायु राशि। उष्ण कटिबंधीय का मतलब है ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल का हमने ले लिया टी, और महासागरीय का मेरिडियन ले लिया, तो उसका ले लिया एम, एम टी, यानी कि उष्ण कटिबंधीय महासागरीय वायु राशि। दूसरा हम बात करें उष्ण कटिबंधीय महाद्वीपीय। अब महाद्वीपीय है तो कॉन्टिनेंट होगा, कॉन्टिनेंट का सी ले लिया,
अब उष्ण है, इसका मतलब ट्रॉपिकल होगा, इसका टी ले लिया, तो सी टी कौन सी है? उष्ण कटिबंधीय महाद्वीपीय वायु राशि। फिर हम बात करें ध्रुवीय, ध्रुव का मतलब हो गया पोलर रीजन, ध्रुवीय क्षेत्र हो गया, तो इसका हमने ले लिया पी, और महासागर का वही मेरियन हो गया, मतलब महासागरीय, तो इसका हमने ले लिया एम, तो एम पी यानी ध्रुवीय महासागरीय जलवायु। फिर हम बात करें ध्रुवीय है, तो ध्रुवीय है तो इसका पी लेंगे, महाद्वीपीय है तो इसका सी लेंगे, कॉन्टिनेंट का, पी का मतलब पोलर रीजन, सी का मतलब कॉन्टिनेंट, यानी कि ध्रुवीय महाद्वीपीय जलवायु। फिर हम वायु राशि, फिर हम बात करते हैं महाद्वीपीय आर्कटिक, महाद्वीपीय है तो इसका मतलब हम सी ले लेंगे, और आर्कटिक है इसका ए ले लेंगे, तो कौन सी हो गई? महाद्वीपीय आर्कटिक जलवायु। तो इस तरह से हम इन वायु राशियों को 5 भागों में बांटते हैं। पहला उष्णकटिबंधीय महासागरीय वायु राशि यानी एमटी, दूसरा है उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय जलवायु यानी सीटी, तीसरा है ध्रुवीय महासागरीय जलवायु यानी एमपी, चौथा है ध्रुवीय महाद्वीपीय जलवायु यानी सीपी, और महाद्वीपीय आर्कटिक यानी सीए। उष्णकटिबंधीय वायु राशियां जो होती हैं, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो वायु राशियां पाई जाती हैं वो गर्म होती हैं, तथा ध्रुवीय क्षेत्रों में जो वायु राशियां पाई जाती हैं वो सामान्यतः कैसी देखने को मिलती है? ठंडी होती हैं। वो कैसी होती है भाई? ठंडी होती हैं। अब ये हमारी अर्थ है, इसका ये जो क्षेत्र है 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, ये जो क्षेत्र है ये कैसा है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। तो यहाँ पर जो जलवायु है वो गर्म है, तो यहाँ पर जो वायु राशियां पाई जाएंगी वो गर्म वायु राशियां होंगी, और जो ध्रुवीय क्षेत्र है, चाहे वो नॉर्थ उत्तरी ध्रुव है चाहे वो दक्षिणी ध्रुव है, यहाँ पर जो वायु राशियां पाई जाती हैं वो ठंडी वायु राशियां पाई जाती हैं। यहाँ पर इन वायु राशियों को दिखाया गया है एमपी, एमपी का मतलब हो गया ध्रुवीय महासागरीय जलवायु, ये आर्कटिक अंटार्कटिक का जो रीजन है वहां पर ये देखने को मिलती है, पोलर रीजन पर ये। फिर हम बात करें सीपी, सीपी का मतलब है कॉन्टिनेंट पोलर, यानी ध्रुवीय महाद्वीपीय जलवायु है, ये जो कनाडा का जो क्षेत्र है, ग्रीनलैंड वाला क्षेत्र है, वहां पर ये देखने को हमें मिलती है। ये जो जलवायु यहाँ पर जो दिखा रखी है वायु राशि, ये आर्कटिक है, महाद्वीपीय आर्कटिक, सीए का मतलब महाद्वीपीय आर्कटिक है। अब एमटी की बात करें हम, तो मैरियन ट्रॉपिकल है, यानी महासागरीय जलवायु है, लेकिन कौन सी है? उष्णकटिबंधीय महासागरीय वायु राशि है ये, यहाँ पर ये उष्णकटिबंधीय महासागरीय राशि है। सिटी की हम बात करें तो सिटी का मतलब हो गया उष्ण कटिबंधीय महाद्वीपीय, महाद्वीपों के ऊपर इस प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है, सिटी। तो ये था हमारी वायु राशियों का वर्गीकरण। अब हम बात करते हैं वाताग्र की, अर्थात वाताग्र क्या होते हैं, फ्रंट्स क्या होते हैं। जब ये जलवायु जो बात होती है हमारी वायु राशियां, दो अलग अलग वायु राशियां, सपोज करो एक सी और टी है, दूसरी हमारी वायु राशि है वो है हमारी सी और पी है। जब दो वायु राशियां आपस में एक दूसरे से मिलती हैं, तो जहां पर ये मिलती हैं वहां पर एक सतह बनती है, इस सतह को ही हम वाताग्र कहते हैं, इस सतह को ही हम वाताग्र कहते हैं। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर ये कोल्ड एयर मासेज है, और यहाँ पर ये वार्म एयर मासेज है, यानी यहाँ पर ठंडी वायु राशि और यहाँ गर्म वायु राशि है। जब ठंडी और गर्म दोनों वायु राशियां आपस में मिलती हैं तो यहाँ पर एक सतह बनती है, इस सतह को ही हम फ्रंट्स कहते हैं, वाताग्र कहते हैं। इस सतह को हम फ्रंट्स या वाताग्र कहते हैं, जहां दो भिन्न प्रकार की वायु राशियां आपस में एक दूसरे से आकर मिलती हैं, जिस जगह पर आकर ये मिलती हैं उस सतह को हम कहते हैं, उस सीमा को हम कहते हैं वाताग्र। क्या कहा जाता है? वाताग्र। और वाताग्रों के जो बनने की जो प्रोसेस है उसको वाताग्र जनन कहा जाता है, अर्थात फ्रंट्स जब बनते हैं तो उसको फ्रंटोजेनेसिस कहा जाता है। जब ठंडी एयर मासेस, ठंडी वायु राशियां आती हैं आगे, तो वो इस तरह का फ्रंट बनाती हैं। जब ठंडी वायु राशियां किसी गर्म वायु राशि को ऊपर की ओर धकेल रही है, जैसे कि ये ठंडी वायु राशि है इस तरह से आ रही है, और ये गर्म वायु राशि है इसको ऊपर की ओर धकेल रही है। जब ठंडी वायु राशि किसी गर्म वायु राशि को ऊपर की ओर धकेलती है, तो यहाँ पर जो वाताग्र बनता है उसको हम कोल्ड फ्रंट्स यानी शीत वाताग्र कहते हैं। अब गर्म हवाओं का तो काम ही है ऊपर उठकर बादल बनाना, ये हवाएं ऊपर उठती हैं, बादल बनाती हैं और बारिश करवाती हैं। जब ये वार्म एयर या मॉइस्ट एयर जब किसी कोल्ड एयर को चारों तरफ से घेर लेती है, वार्म एयर यानी कि ठंडी सॉरी गर्म वायु राशियां जब ठंडी वायु राशि को चारों तरफ से घेर लेती हैं, तो इस तरह का जो फ्रंट बनता है उस फ्रंट को हम उष्ण वाताग्र कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? उष्ण वाताग्र कहते हैं। यहाँ पर देखो, जब दो भिन्न प्रकार की वायु राशियां मिलती हैं तो उनके मध्य सीमा क्षेत्र को वाताग्र कहा जाता है। वाताग्रों के बनने की जो प्रक्रिया है उसको वाताग्र जनन या फ्रेंटोजेनेसिस कहते हैं। वाताग्र हैं वो मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। शीत वाताग्र, शीत वाताग्र यहाँ बनता है जब ठंडी वायु राशियां गर्म वायु राशि को ऊपर की तरफ धकेल देती हैं, तो इसको हम शीत वाताग्र कहेंगे। जब
गर्म या मॉइस्ट एयर होती है, जो वायु राशियां होती हैं, जब गर्म वायु राशि ठंडी वायु राशि को चारों तरफ से घेर लेती है, तो इस तरह की वायु राशि को हम उष्ण वायु राशि कहते हैं। इसके अलावा एक अचर वाताग्र होता है, इसके अलावा एक अधिविष्ट वाताग्र होता है। तो चार तरह के वाताग्र हैं। ये हमने बताया शीत वाताग्र कैसे बनता है, ये भी बताया उष्ण वाताग्र कैसे बनता है। अब हम बात करते हैं अचर अचर वाताग्र की। जब वाताग्र है वो स्थिर हो जाए तो इसे अचर वाताग्र कहते हैं, अर्थात इसमें कोई तरह का परिवर्तन नहीं आता है, ये स्टेबल हो जाता है, तो इसको अचर वाताग्र के नाम से जाना जाता है। अर्थात ये ऐसे वाताग्र होते हैं जब कोई भी वायु ऊपर नहीं उठती है, दोनों वायु राशियां हैं वो एक जगह स्टेबल हो जाती हैं। यानी ना तो ठंडी वायु राशि है वो गर्म वायु राशि को ऊपर धकेल रही है, ना ही गर्म वायु है वो ठंडी वायु राशि को चारों तरफ से घेर रही है। तो ऐसी वाताग्र जो बनते हैं उनको अचर वाताग्र कहा जाता है। जब शीतल व भारी वायु आक्रामक रूप से उष्ण वायु राशियों को ऊपर धकेलती है, जब ठंडी और भारी जो वायु है वो बहुत तेजी से गर्म वायु को ऊपर की ओर धकेलती है, तो इस संपर्क क्षेत्र को हम शीत वाताग्र कहते हैं, अभी बताया हमने। यदि गर्म वायु राशियां हैं वो आक्रामक रूप से ठंडी वायु राशियों के ऊपर चढ़ती हैं, तो इस संपर्क क्षेत्र को हम उष्ण वाताग्र कहते हैं। यदि एक वायु राशि पूरी तरह से धरातल के ऊपर उठ जाए, तो ऐसे वाताग्र को अधिविष्ट वाताग्र कहा जाता है। अर्थात यहाँ पर एक वायु राशि है और ये वायु राशि पूरी तरह से ऊपर उठ जाती है, ये ठंडी है या गर्म है, कोई भी वायु राशि है और ये अचानक से ऊपर उठ जाती है, तो इस तरह का जो वाताग्र बनता है उसको अधिविष्ट वाताग्र के नाम से जाना जाता है। वाताग्र है ये मध्य अक्षांशों में ही बनते हैं, ज्यादा ऊपर नहीं बनते ना ही नीचे बनते, तो मध्य अक्षांशों में बनते हैं। तीव्र वायुदाब व तापमान प्रवणता ही इनकी विशेषता है। ये तापमान में अचानक बदलाव लाते हैं तथा इसी कारण वायु ऊपर उठती है और बादल बनते हैं और बारिश होती है। यहाँ पर ये चीजें दिखाई ही है कि किस तरह से वाताग्र हैं वो बन रहे हैं। देखो यहाँ पर ये जो दिखा रहा है ये हमारा है गर्म वायु राशि है, गर्म वायु राशि है, जो कि गर्म वायु राशि है वो ऊपर की ओर उठ रही है, गर्म वायु राशि है वो ऊपर की ओर उठ रही है। जब वायु राशि जो गर्म होती है, आर्द्र वायु होती है, ऊपर उठती है तो बादलों का निर्माण करती है। देखो यहाँ पर निम्बो स्ट्रेटस बादल बन गए, कपासी मेघ बन जाते हैं, फिर एल्टो स्टेटस बनते हैं, फिर सिराकस बनते हैं, और जब बादल बनते हैं गर्म वायु ऊपर उठती है तो फिर बादल बनते हैं, बादल बनते हैं तो बारिश होती है। बारिश के कारण जो गर्म वायु ऊपर जा रही है वो ठंडी हो जाती है और ये ठंडी वायु राशियां ये वापस पृथ्वी की सतह की तरफ वापस आने लगती हैं। यहाँ पर भी देखिए ये कोल्ड वार्म एयर है, ये ऊपर उठ रही है, ऊपर जाकर ये देखो क्यूमुलोनिम्बस बादल बनाती है और उसके कारण यहाँ पर बारिश होती है। बारिश के कारण ये जो गर्म एयर है, जो हाँ उष्ण वायु राशियां ऊपर उठती हैं, ठंडी हो जाती हैं, ठंडी होने के बाद ये वापस नीचे की तरफ आती हैं। तो इस तरह से ये वायु राशियां ऊपर जाती हैं और ये बारिश का फॉर्मेशन करती हैं। अब हम बात करते हैं वही उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, यानी चक्रवात जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है उनके बारे में। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन नाम से ही पता लग रहा है, अर्थात ट्रॉपिकल क्षेत्र के अलावा जो साइक्लोन बनते हैं उसको हम एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। ये हमारा ट्रॉपिकल रीजन है, 23.5 डिग्री उत्तर में और 23.5 डिग्री नॉर्थ में। ये जो क्षेत्र है ये हमारा ट्रॉपिकल रीजन है। अब इस ट्रॉपिकल रीजन के बाहर यहाँ पर जो साइक्लोन बनते हैं उन साइक्लोन को हम एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन के नाम से जानते हैं। ये चक्रवातीय वायु प्रणालियां जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र से दूर बनती हैं, ये उच्च व मध्य अक्षांशों में विकसित होते हैं। यहाँ पर देखिए ये हमारा क्षेत्र है, ये ट्रॉपिकल रीजन है, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री उत्तर में। इसके बाद जो ये इसके ऊपर का जो क्षेत्र है जिसको हम कहते हैं मिडिल लैटिट्यूड कहते हैं, तो ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल जो साइक्लोन है ये मिडिल लैटिट्यूड में ही विकसित होते हैं। तो ये उष्ण कटिबंध से दूर होते हैं, उच्च व मध्य अक्षांशों में ये विकसित होते हैं। इन्हें हम बहिरूष्ण या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के नाम से जानते हैं। इनका दूसरा नाम है शीतोष्ण। मध्य व उच्च अक्षांशों में जिस क्षेत्र से ये गुजरते हैं वहां मौसम संबंधी जो अवस्थाएं होती हैं उनमें बहुत तेजी से बदलाव आता है। बहिरूष्ण कटिबंधीय चक्रवात है ये ध्रुवीय वाताग्र के साथ साथ बनते हैं। उत्तरी गोलार्ध में वाताग्र के दक्षिण में कोष्ण व उत्तर दिशा से ठंडी हवा प्रवाहित होती है। जब वाताग्र के साथ वायुदाब कम हो जाता है तो कोष्ण वायु उत्तर दिशा की ओर तथा ठंडी वायु दक्षिण दिशा की ओर घड़ी की सुई के विपरीत चक्रवातीय परिसंचरण करती है, और इस चक्रवातीय प्रभाव से बहिरूष्णीय या कह सकते हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो विकसित होते हैं, जिसमें एक उष्ण वाताग्र होता है तो दूसरा होता है हमारा शीत वाताग्र। अर्थात जब एक हमारा कोल्ड फ्रंट और एक हमारा हॉट फ्रंट है, ये दोनों आपस में जब मिलते हैं तो इससे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन का विकास होता है, एक्स्ट्रा साइक्लोन बनते हैं। एक्स्ट्रा साइक्लोन है
ये मध्य अक्षांश या उच्च अक्षांशों में बनते हैं, अर्थात ये ट्रॉपिक्स वाला जो रीजन होता है 23.5 डिग्री उत्तर 23.5 डिग्री दक्षिण इससे ऊपर बनते हैं, इसलिए इनको एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। देखो यहाँ पर ये बार में एयर है, बार में एयर ऊपर की ओर उठती है, जब ये बार में एयर ऊपर की ओर उठती है तो बादलों का निर्माण होता है, और बादलों में है कौन सा है, स्ट्रेटस क्लाउड्स बनते हैं, और इससे यहाँ पर बारिश होती है। अब जब बारिश हो जाती है तो ये एयर है ये सीधी नीचे की तरफ आती है, ठंडी एयर हो जाती है, और ये एयर है वो नीचे की तरफ आती है। यहाँ पर देखो बार में एयर जा रही है, यहाँ पर इसने बनाया क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनाए और बारिश हुई है। अब जब ठंडी और गर्म जलवायु आपस में मिल जाती हैं, ठंडी और गर्म वायु राशियां जिनको हम वाताग्र कहते हैं, ठंडे वाताग्र और उष्ण और ठंडे वाताग्र मिल जाते हैं तो हवा में इस तरह से एक साइक्लोन का फॉर्मेट आ जाता है, हवा इस तरह से घूमने लगती है, और इस तरह से ये किसका निर्माण होता है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन का निर्माण होता है, जो कि घड़ी के विपरीत दिशा में चलते हैं, जो कि घड़ी के सुई की विपरीत चक्रवातीय संचरण करते हैं, अर्थात ये इस तरह से मूव करते हैं। यहाँ पर ये गर्म हवा है, गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं, गर्म हवाएं ऊपर उठने के बाद ये यहाँ पर अपसरित होती हैं, अपसरित होने के बाद ये नीचे की ओर होती हैं, डाउनवर्ड होती हैं, और इस तरह से एक साइक्लोन बन जाता है, हवाओं का एक चक्र बन जाता है, और इस तरह से ये एक्स्ट्रा टाइप ट्रॉपिकल साइक्लोन का फॉर्मेशन हो जाता है उच्च अक्षांशों और मध्य अक्षांशों में, और यहाँ पर ये सुई के विपरीत दिशा में गमन करते हैं। यहाँ पर इसको समझाया, देखो ये गर्म हवाएं ऊपर की ओर उठ रही है, गर्म हवा है ये ऊपर उठती है, गर्म हवा ऊपर उठती है, बादलों का निर्माण करती है, बादलों के निर्माण से बारिश होती है, बारिश जब हो जाती है तो जो गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं वो ठंडी हो जाती हैं, और ठंडी हवाएं वो फिर नीचे आने लगती हैं। जब गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं, ठंडी हवाएं नीचे आने लगती हैं, तो यहाँ पर एक हवाओं का क्या बन जाता है, जैसे गर्म हवा ऊपर उठी, यहाँ पर ये अपसरित होती है, और यहाँ ये ठंडी हो जाती है, ठंडी होने के बाद ये हवा भारी हो जाती है, भारी होने के बाद हवा नीचे आती है, और इस तरह से इन हवाओं का एक चक्र बन जाता है। इस तरह से हवाएं एंटी क्लॉकवाइज फिर मूव करने लगती हैं, और इसी को कहते हैं हम एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। यहाँ पर ये बन गया एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये। अब हम बात करते हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन में, और यानी कोष्ण वायु आक्रामक रूप से ठंडी वायु के ऊपर चढ़ती है। यहाँ पर जो कोष्ण वायु होती है यानी गर्म हवा होती है वो ठंडी वायु के ऊपर चढ़ती है, और इससे बनते हैं उष्ण वातावरण बनते हैं। पहले भाग में ये स्तरीय मेघ दिखाई देते हैं और अच्छी बारिश करते हैं। पीछे से आता शीत वाताग्र इन उष्ण वाताग्रों को ऊपर धकेलता है, जिसके परिणाम स्वरूप शीत वाताग्र के साथ कपासी मेघ बनते हैं। यहाँ पर देखिए यह है हमारा उष्ण वाताग्र जो ऊपर की तरफ जा रहा है, गर्म हवा है, शीत वाताग्र है जो ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पर ये अपना एक फ्रंटोजेनेसिस से ये फ्रंट बना रहा है, जिनको हम कहते हैं उष्ण फ्रंट, जिनको हम कहते हैं उष्ण फ्रंट, यानी हॉट फ्रंट्स बन रहे हैं, वार्म फ्रंट बन रहे हैं। अब ये हवाएं जब ये वार्म फ्रंट के साथ ये वायु राशियां ऊपर जाती हैं तो ऊपर जाने के बाद ये किसका निर्माण करती हैं, बादलों का निर्माण करती हैं। जब यहाँ पर क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पर बारिश होती है। जब यहाँ पर बारिश हो जाती है तो जो फ्रंट्स यहाँ वायु राशियां जो ऊपर जा रही थी वो वायु राशियां ठंडी हो जाती हैं। अब ये ऊपर जाकर ये हवा ये वायु राशियां ठंडी हो जाती हैं, ठंडी होने के बाद ये वायु राशियां भारी हो जाती हैं, भारी हो जाती हैं के बाद ये वायु राशियां नीचे की तरफ बैठती हैं। अब नीचे की तरफ बैठती हैं तो यहाँ पर आ जाता है हमारा कोल्ड फ्रंट, यहाँ पर आ जाता है कोल्ड फ्रंट। ये कोल्ड फ्रंट एक गर्म फ्रंट को बहुत तेजी से ऊपर की ओर उठाता है, और इस तरह से एक क्या बन जाता है, चक्र बन जाता है, साइक्लोन बन जाता है, जो कि मध्य अक्षांश में बनता है, इसलिए इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, जो घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में मूव करता है। ये शीत वाताग्र इन उष्ण वाताग्रों की अपेक्षा तीव्र गति से चलते हैं, शीत वाताग्र वो तेजी से चलते हैं, अतः शीत वाताग्र ये तेजी से चलेंगे और ये इस उष्ण वाताग्र को तेजी से ऊपर की ओर उठा देते हैं, तीव्र चलते हैं और अंततः उष्ण वाताग्रों को पूरी तरह ढक लेते हैं। यह कोष्ण वायु ऊपर उठती है और उसका भूतल से कोई संपर्क नहीं रहता है और अति विष्ट वाताग्र बनता है, एवं चक्रवात है वो धीरे धीरे क्षीण हो जाता है। जब ये चक्रवात सतह पर जाते हैं तो जो गर्म वाताग्र हमारा उसको ये शीत वाताग्र ये पूरी तरह से ढक लेता है, और जब ये ऊंचाई पर उठ जाते हैं तो भूमि से इनका कोई संपर्क नहीं रहता और एक अधिविष्ट वाताग्र बनता है, और इस तरह से ये धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। यहाँ पर स्टेजेस दिखाई रही हैं साइक्लोन की, देखो इसको हम कहते हैं वेंट शीयर। यहाँ पर ये हमारा क्या है, हाई प्रेशर है, यहाँ पर हाई प्रेशर है। ये एमटी यानी मैरीन ट्रॉपिकल यानी महासागरीय उष्ण कटिबंधीय क्या बन गया है, वाताग्र बन रहा है, जल वायु राशि है। ये वायु राशि इस तरह से मूव करती है। यहाँ पर जो रेड कलर से दिखा रखा है ये उष्ण वाताग्र है। उष्ण वाताग्र और शीत वाताग्र एक दूसरे में क्या होते हैं, एंट्री करते हैं। शीत वाताग्र में उष्ण वाताग्र एंटर करता है और उष्ण वाताग्र में शीत वाताग्र एंटर करता है। यह है हमारा मैरीन ट्रॉपिकल यानी महासागरीय उष्णकटिबंधीय वाताग्र।
और ये है हमारा कॉन्टिनेंट पोलर यानी कि ध्रुवीय महाद्वीपीय वाताग्रह, ये आपस में मूव करते हैं। और इसके बाद ये फ्रंट हैं, ये आगे चलते हैं। ये कोल्ड फ्रंट हो गया, ये वार्म फ्रंट हो गया, कोल्ड फ्रंट। और अब यहाँ पर ये जो हमारा शीत वाताग्र है, ये इस कोल्ड वाताग्र को, ये शीत वाताग्र है, ये हमारे इस वार्म वाताग्र को, ये जो रेड कलर है ये वार्म वाताग्र है, इसको तेजी से पूरी तरह से ऊपर की ओर धकेलता है। और ये कोल्ड वाताग्र है, ये इसको गर्म वाताग्र को पूरी तरह से अपने घेरे में ले लेता है, बहुत तेजी से इसको कवर कर लेता है, जिससे ये गर्म वाताग्र ऊपर उठ जाता है। यहाँ पर इस तरह से देखो, ये कोल्ड वाताग्र लग रहा है और ये हॉट वाताग्र को पूरी तरह से कवर कर लेता है। इस तरह से यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाता है, फिर एक साइक्लोन बन जाता है, चक्र बन जाता है इस तरह से। और यहाँ पर एक पूरा एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन का इस तरह से फॉर्मेशन हो जाता है। ये बीच में लो प्रेशर रहता है। यहाँ पर ये दिखाया गया, देखो बहिरुष्णीय यानी कि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल में ये यहाँ पर ट्रॉपिकल साइक्लोन है, यहाँ पर ये टेम्परेट साइक्लोन दिखाया गया है, यहाँ पर ये बन रहा है, इसको हम टेम्परेट साइक्लोन कह रहे हैं, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है। बहिरुष्णीय कटिबंधीय चक्रवात स्पष्ट वाताग्र प्रणालियां होती हैं, अर्थात जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं ये स्पष्ट रूप से क्या होते हैं, फ्रंट्स होते हैं, वाताग्र प्रणालियां होती हैं, जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में नहीं देखने को मिलती हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में ये वाताग्र प्रणालियां देखने को नहीं मिलती हैं। ये विस्तृत क्षेत्र पर फैले हुए होते हैं तथा इनकी उत्पत्ति जल व स्थल दोनों जगह पर हो जाती है। अर्थात एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होते हैं वो पानी में भी बनते हैं और समुद्र की सतह पर भी बनते हैं और जमीन की सतह पर भी बनते हैं, जबकि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं वो केवल समुद्रों की सतह पर ही उत्पन्न होते हैं और स्थलीय भागों में पहुंचने पर जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो नष्ट हो जाते हैं। बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की अपेक्षा विस्तृत क्षेत्रों में प्रभावित करते हैं, अर्थात एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं वो बहुत बड़े क्षेत्रों में फैलते हैं तुलनात्मक ट्रॉपिकल साइक्लोन की। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में पवनों का जो वेग होता है वो अपेक्षाकृत ज्यादा होता है और ये विनाशकारी होते हैं, जबकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात पूरब से पश्चिम की ओर चलते हैं, जबकि बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात है वो पश्चिम से पूरब की ओर चलते हैं। अर्थात अगर हम बात करें दिशाओं के बारे में यहाँ, तो ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो ईस्ट से वेस्ट चलते हैं, यानी उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं वो पूरब से पश्चिम की तरफ जाते हैं, जबकि बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं जिनको एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं वो पश्चिम से पूरब की तरफ गमन करते हैं। अब बात करें हम ट्रॉपिकल साइक्लोन की। यहाँ पर ये ट्रॉपिकल साइक्लोन बन रहा है, ये गर्म हवा ऊपर उठती है, ये गर्म हवा ऊपर उठती है, ऊपर जाकर ये ठंडी हो जाती है, ठंडी होने के बाद ये अपसरित होती है, अपसरित होने के बाद ये हवाएं भारी हो जाती है और भारी हवाएं नीचे की तरफ आती हैं और इस तरह से एक साइक्लोन बन जाता है पूरा, जिसको हम ट्रॉपिकल साइक्लोन के नाम से जानते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, ये आक्रामक तूफान होते हैं जिनकी उत्पत्ति जो होती है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में महासागरों पर होती है। देखो ये हमारी अर्थ है, बात कर रहे हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन की, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये बनते हैं हमारे ट्रॉपिकल रीजन में। ये हमारी भूमध्य रेखा है, ये 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा। ये जो क्षेत्र है जिसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। और ट्रॉपिकल साइक्लोन उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, ये बनते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में बनते हैं, ट्रॉपिकल रीजन में ही ये बनते हैं। और ये कहां पर बनते हैं, समुद्र में बनते हैं, महासागरों की सतह पर ये ट्रॉपिकल साइक्लोन बनते हैं। ये तटीय क्षेत्रों की तरफ गतिमान होते हैं, उसके बाद ये चक्रवात आक्रामक पवनों के कारण बहुत ज्यादा अत्यधिक बारिश करते हैं, विनाश करते हैं और ये तूफान लाते हैं। ये चक्रवात विध्वंसक होते हैं, प्राकृतिक आपदाओं में से जो सबसे विध्वंसक प्राकृतिक आपदाएं हैं उनमें से ये एक हैं। हिंद महासागर में ये चक्रवात हिंद महासागर में इन साइक्लोन को हम चक्रवात कहते हैं। अटलांटिक ओशियन में इनको हरिकेन के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी प्रशांत और दक्षिणी चीन में इनको टाइफून कहा जाता है और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में इनको बिली ब्लीच के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर ये थे हमारे ट्रॉपिकल और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग द वीडियो।